गांव मोहिद्दीपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर खोड़ा है और खोड़ा के पास ही एक सरह जगह लगती है। वहां पर एक लड़के को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी जाती हैं। उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे ये पता चलता है कि इसकी हत्या हो गई है, उसके गांव के लोगों को ये सूचना दे दी जाती है और जैसे ही सूचना पहुंचती है उसके बाद फिर गांव के लोग उस घर में पहुंचते हैं कि तुम्हारे लड़के को किसी ने गोली मार दी है। इस सूचना के बाद फिर गांव के घर के जितने भी रिश्तेदार थे, आसपास के लोग थे, अब उस घटना स्थल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात कही जाती है कि बहू को पता नहीं चलना चाहिए। जो मरा है उसकी पत्नी को अगर पता चलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अब ये सबके सब गांव के लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जिसका जैसे मौका था, कोई बाइक से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई और किसी वाहन से पहुंच रहा है। इसी बीच में जो महिला होती है उसको ये भी बात पता चलती है। वो भी रोते हुए बिलखते हुए अपने उस पति को देखने के लिए घर से निकल आती है। लगभग 600 मीटर की दूरी उसने भी तय की होगी। इसी बीच में उसी के परिवार का एक लड़का बाइक लेकर आता है और आगे कहता है कि भाभी आप मेरे साथ गाड़ी पे बैठ जाओ और हम लोग वहीं चल रहे हैं, आप परेशान मत हो। उस महिला का रो रो कर बुरा हाल था, समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। वो लगभग 10 किलोमीटर का जो सफर था, ऐसा लग रहा था जैसे कितना लंबा सफर हो चुका है। आखिरकार वो सफर तय किया जाता है। मौके पर जाकर देखते हैं तो उसके पति को एक के बाद एक कई गोलियां मारी थी। अपने पति के पास बैठ जाती है और जोर जोर से रोना चीखना शुरू कर देती है। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेजने की जब कोशिश की तो उस महिला ने दहाड़े मारते हुए कहा कि मैं अपने पति की इस लाश को उठने नहीं दूंगी जब तक क्या कातिल सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक क्या उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। अब पुलिस वालों ने उस महिला को, गांव के लोगों को, सभी को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन महिला जिद पर अड़ जाती है और 3 घंटे हो जाते हैं। उधर गांव का एक एक बच्चा, महिला, बुजुर्ग जो भी थे सब वहीं पहुंच जाते हैं। गांव पूरा सुनसान हो जाता है। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब गांव वालों के जिम्मेदार लोगों ने बीच में आते हैं और आने के बाद उस बहू को समझाया जाता है कि जो हुआ है उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन आगे ना हो कुछ ऐसा, इसलिए पुलिस की मदद करो। तब पुलिस उस 3 घंटे के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस को महज 72 घंटे का समय लगा और 72 घंटे के बाद कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब कातिलों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल उसी भीड़ का हिस्सा था और वो कातिल ऐसा था कि वो साथ में था, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे और सबूत जब बोलते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला मोतिहारी की। और मोतिहारी में एक थाना लगता है चिरैया। चिरैया थाना क्षेत्र का एक डीही महुआई एक जगह लगती है। वहीं से एक खोड़ा मार्ग है। खोड़ा मार्ग के पास एक सरहे जगह लगती है। ये सुनसान इलाका है। ये तारीख है 16 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास एक लड़का जो कि बाइक पर मदमस्त होते हुए अपने गीत गाते हुए ऐसे जा रहा है मोतिहारी की तरफ। इसी बीच में अपाचे बाइक पर 2 बदमाश आते हैं और बदमाशों ने आने के बाद उसको तरफ इशारा किया, उससे हाय हेलो की। और हाय हेलो करने के बाद उस लड़के ने, वो अपने काम में था, अपने आप से मस्त जा रहा था। इसी बीच में बाइक, जो 2 बदमाश होते हैं, वो धीरे से रुकते हैं। रुकने के बाद उसके बिल्कुल बराबर में जाते हैं और बराबर में पिस्टल से और तमंचे से जो उसको गोली मारना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक 4 गोलियां मारी जाती हैं और जैसी 4 गोली लगती हैं तो वो बाइक पर बैठा हुआ लड़का, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इन गोलियों की आवाज किसी ने सुन ली थी। सुनने के बाद ये बाइक सवार जो होते हैं यहां से भाग लेते हैं और उसके बाद फिर आसपास के लोगों ने ये सूचना दी। आसपास के गांव के लोग, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। लेकिन इसी बीच में उस लड़के की जब जेबों को टटोला जाता है, क्योंकि वो मर चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थी, चारों तरफ ब्लड बह हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी किसी ने देखा उसकी जेब में हाथ डाल के, तो पता चलता है कि उसका जो गांव है वो चिरैया थाना क्षेत्र का ही गांव लगता है, मोहिद्दीपुर। वो वहां का रहने वाला है। नाम उसका आमोद कुमार यादव उर्फ प्रमोद होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। ये 2 भाई होते हैं। ये छोटा था, उसका एक बड़ा भाई और है। ये सूचना रामज्ञा यादव, यानी कि उसके पिता को जब दी जाती है तो रामज्ञा होते हैं उसके पिता, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। लेकिन ये सूचना अब उनके पास नहीं बल्कि पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच में जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी को भी ये बात पता चल जाती है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पत्नी का नाम सुरभिता कुमारी उर्फ सोनी कुमारी यादव होता है। और जैसे उन्हें ये बात पता चलती है तो वो भी जिद पकड़ने लगती है कि वो भी अपने पति को देखने के लिए जाएगी। वो यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। 3 साल की बेटी होती है। 3 साल की बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच में जो गांव से निकल रही थी तभी गांव के किसी व्यक्ति ने उसको उस घटनास्थल पर छोड़ दिया और यहां पर गांव का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा वहां पर मौजूद था। अब इसी बीच में बस गांव वालों ने और उस महिला ने अपने पति की हत्या के बाद ये जिद पकड़ ली थी कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे वो किसी भी कीमत पर इस लाश को नहीं उठने देगी। बस इतना था। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। शाम लगभग 5:30 या पौने 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब ये घटना हुई थी। और धीरे धीरे करके 3 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहां आसपास के लोगों का भी जमघट लग जाता है। यहां संख्या हजारों में पहुंच जाती है। पुलिस ने
समझाने की कोशिश की। अब उच्च अधिकारियों ने नजदीकी जो डीएसपी लगते हैं उनकी ही अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन करने के बाद कहा कि हमें कुछ वक्त दे दीजिए, आप हमें वक्त देंगे तो हम ईमानदारी से पूरे इस मामले की जांच करेंगे, जो कातिल होंगे उन्हें हर हाल में पकड़ लेंगे। पूछा जाता है कि लड़का करता क्या था, तो पता चलता है कि ये ब्याज का काम करता था, पैसे देता था और पैसे देने के बाद ये ब्याज के पैसे जो आते थे उसी से अपना काम धंधा वगैरह उसका चलता था। लेकिन इसी बीच में उस लड़के के बारे में जब ये पता चलता है कि ब्याज के काम करता था, तभी उसने जिससे जिससे पैसे लेन देन था उसका, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है और उन्हें पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस को उससे उनकी जानकारी से ऐसे कुछ मिल ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। फिर गांव वालों का लगातार प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था। उस मार्ग पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी खंगाला जाता है। तभी पता चलता है कि अपाचे बाइक पर दो बदमाश थे। कौन थे, कहां से आए थे, उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। साथ ही उनकी जो बाइक के नंबर था वो भी धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले आखिरकार अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। साथ ही जो मरने वाला होता है जिसका नाम अमोद कुमार यादव होता है, तो उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार इसने किस किस से बातचीत करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी से कहीं ना कहीं रास्ता खुल सके, निकल सके। आखिरकार जब सीडीआर सामने आती है तो सीडीआर से पता चलता है कि अंतिम बार जो बातचीत हुई थी वो उसकी पत्नी से ही बातचीत हुई थी। पत्नी से पूछा जाता है, यानी कि जिसका नाम सुरभिता कुमारी उर्फ सोनी कुमारी होता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पति से क्या बातचीत की थी, आखिर में उसके मरने से कुछ देर पहले ही तुम्हारी बातचीत हुई थी। उसने कहा हाँ मेरी बातचीत हुई थी, मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि घर कितनी देर में आओगे। दरअसल वो अपनी बहन के घर गए होते खोड़ा, वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, बस मैं उनका इंतजार कर रही थी, यही जानना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में पुलिस के कान में किसी ने कुछ थोड़ी सी बात कही। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर घर के ही किसी शख्स पर आप शक जाहिर करें और उधर हजारों लोगों का समर्थन उस परिवार के साथ हो, तो जाहिर सी बात है पुलिस बड़े फूंक फूंक के कदम रखती है। लेकिन पुलिस ने समझदारी से काम लिया और समझदारी से काम लेने के बाद ये जो महिला होती है इसका नाम सुरभिता कुमारी होता है, जिसका मायका होता है बहुआई गांव होता है। वहां इसने पुलिस ने उसके जो मोबाइल था उससे कहा कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, फोन वगैरह चलाती हो? हाँ चलाती हूँ। तभी उसका जो नंबर था उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, उसका कॉल डेटा निकलवाया जाता है, देखने के लिए आखिरकार ये किस किस से बातें करती है, क्या बातें करती है, नहीं करती है। तो पुलिस के सामने जो सीडीआर निकल के आती है वो वाकई चौंकाने वाली होती है। एक ऐसा नंबर था, उस नंबर पर वो इतनी बातें करती थी, चाहे दिन हो या रात हो, जब जब उसका मौका होता था तब तब बातें करती थी। चाहे रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, सुबह के या फिर 3 बजे हो, या फिर दिन में कोई मौका होता था, तब जब वो बातें करती थी ऐसा लगता था जैसे क्या 24 घंटे में 6-7 घंटे सिर्फ उसी से ही बातें होती हैं। पुलिस ने उधर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिससे बातचीत होती थी उसका नाम विकास यादव होता है, जिला सीतामढ़ी, और थाना होता है वे रगनिया, और गांव होता है मसहा नरोत्तम। दरअसल पुलिस से जब इसके गांव जाते हैं तो पता चलता है कि ये गांव में नहीं रहता, बल्कि छतौनी एक जगह लगती है, वहां पर किराए पर रहता है। विकास यादव के पास पुलिस जाती है और उससे बातचीत करती है कि हमें बहुत सारी बातों का पता चल चुका है, बस हम ये जानना चाहते हैं, तुम अपने मुंह से जो बताओगे उस कहानी को सुनना चाहते हैं। वो कहता है कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सामने एक नाम लिया जाता है, नाम लिया जाता है सुरभिता कुमारी का, कि तुम्हारी इससे बहुत ज्यादा बातें होती हैं, साल 2018 में इसकी शादी हो चुकी थी, तुम्हारा इसका क्या रिलेशन है, तुम इससे दोनों से आपस में इतनी सारी बातें क्यों करते हो? पता हमें सब कुछ है, पुलिस ने कुछ ऐसी ही बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से ही जानना चाहते हैं। शुरुआत में तो उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन पुलिस के सामने वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। उसने कहा कि उसकी ये जो महिला है यानी कि सुरभिता का वो सगे जीजा का सगा चचेरा भाई है, इसलिए ये शादी से पहले ही इससे प्यार करता था, इश्क करता था, और इसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे, यानी कि अवैध संबंध भी थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसको मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो कैसे मिले कैसे ना मिले। 1 साल से वो उससे मिलने के लिए लगातार तड़पता था, इसलिए मौके की तलाश में रहता था, कहीं भी आए मुलाकात हो और बातचीत हो। इसी बीच में उसके पति को यह बात पता चल जाती है कि इसका अफेयर चल रहा है। जब वो लगातार बातचीत करती थी तो पति इस बात पर विरोध करता था। आमोद ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि मुझे कुछ कुछ शक हो रहा है, लेकिन जिस दिन भी शक यकीन में बदल जाएगा तो उस दिन मैं देख लूंगा। एक दिन शक यकीन में बदल जाता है और यह बात पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उसे किसी दिन जान से मार दूंगा, देखना वो किस दिन गोली का शिकार हो जाएगा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी से, आमोद ने यह बात कही, तो उसकी पत्नी सुरभिता ने सबसे पहले यह बात विकास यादव यानी कि अपने प्रेमी से कही। प्रेमी जो उसके सगे जीजा का सगा चचेरा भाई होता है, उससे ये बात कही कि देख लो, या तो वो तुम्हें मार देगा या फिर तुम उसे मार दो, और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा, और मैं नहीं चाहती बस पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जैसे वक्त बीतता है, रातें बीतती हैं, बस मैं चाहती हूँ कि वैसे ही जिंदगी चलती रहे। जब ये बात चलती है तो उसे लगता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उसने प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो कहां जाता है कहां नहीं जाता है उसकी जानकारी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें उसका काम तमाम करना है। अब विकास ने अपने एक दोस्त गौतम से बातचीत की। गौतम से कहा कि यार एक
आदमी को मारना है, ठिकाने लगाना है, अगर उसको ठिकाने नहीं लगाया तो वो मुझे मार डालेगा। जब इस तरह की बात की, उसने कहा ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मेरे जानकार है, जिसका नाम रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल है, जो कि तुम्हारे जिले का थाना मेजरगंज का रहने वाला है, उम्र उसकी 20 साल है। ये बात सुनने के बाद इससे विकास यादव को ऐसा लगता है कि यार ये गोलू पटेल आखिरकार करेगा क्या, छोटा बच्चा तो है। उसने कहा बच्चा नहीं है, बहुत ही खतरनाक है और बहुत शार्प शूटर है, उससे ही बातचीत करते हैं। अब उसको पैसे देने की व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन विकास के पास उतने पैसे थे नहीं। तभी उसने सुविधा यानी कि अपनी प्रेमिका से कहा कि पैसे का इंतजाम, उसने कहा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मेरे पास 32,000 रुपए हैं। वो सीधा खाते में उसके 32,000 रुपए डाल देती है अपने प्रेमी के। और वो जब बातचीत आती है तो गौतम कहता है कि पैसे की आप ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, जितने हैं इतने से ही काम चल जाएगा। ये रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल भी 32,000 रुपए लेकर और ये मर्डर करने की बात तय कर लेता है। कहता है बस मुझे उसका फोटो दिखाओ, चेहरा दिखाओ और साथ ही उसकी लोकेशन बताओ कि कहां आता है जाता है। और ये 15 तारीख को अपने घर से सीतामढ़ी से निकलता है, मोतिहारी पहुंच जाता है और 16 तारीख को ये अपनी बहन के पास आया हुआ था, जो आमोद होता है। अब ये गोलू पटेल भी अपनी बाइक वगैरह अपने दोस्तों के साथ, एक और साथी होता है उसके साथ मौके पर पहुंच जाता है। इसी बीच में पत्नी उससे बात कर रही थी अपने पति से कि तुम कहां हो। बोले मैं खोड़ा से निकलने वाला हूं, शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तब उसने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम झूठ बोलते हो, हमेशा झूठ बोलते हो, सही बताओ कि तुम्हारी लोकेशन कहां है, तुम कहां पहुंचने वाले हो। तब उसने अपनी एकदम एक्यूरेट लोकेशन भेज दी थी। ये तो पता ही था कि वो कहां जाएगा, इसलिए पहले से ही शूटर वहां मौजूद होता है, लोकेशन उससे मिल जाती है। और जब ये बाइक से निकल रहा था, जा रहा था, इसी बीच में खोड़ा के से मोतिहारी की तरफ चल रहा था, तभी सरहे गांव लगता है। सरहे गांव के पास ही शूटर ने पीछे से बाइक लेके आता है, उससे बातचीत भी करता है और एक के बाद एक 4 गोलियां मार देता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अभी तक जो उसकी पत्नी थी उससे ये बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि प्रेमी ने ही सारी कहानी बताई थी। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, सुरविदा यादव के पास जाके कहते हैं कि हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है, विकास यादव ने तुम्हारी पूरी कहानी खोल दी है, तुमने अपने पति को मरवाने के लिए अपने ही प्रेमी के खाते में 32,000 रुपए भी दे दिए। और उस वक्त कह रही थी जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक मैं अपनी पति की लाश को नहीं उठने दूंगी। तुम किस तरह का नाटक कर लेती हो, बड़ा यकीन नहीं हो रहा, बड़ा ताज्जुब होता है। और जब ये बात गांव के उन हजारों लोगों को पता चलती है कि सुरविदा यादव ने ही अपने पति की हत्या कराई है, और जिस दिन क्या ये घटना हुई थी उस दिन वो बार बार बेहोश हो रही थी और बेहोश होते होते गिर जाती थी। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये अपनी जान दे दे, लेकिन जान तो खैर क्या देती। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पति तो मर चुका है और जो पत्नी है वो सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगी, लेकिन 3 साल की जो बेटी है आखिरकार उसका क्या होगा, कैसे उसकी परवरिश होगी, सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। और विकास यादव जो उसका प्रेमी है, उसने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपने ही घर में इस तरह की गद्दारी की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको यह भी बताना है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। लेकिन यहां जो क्राइम किया था उसमें भले ही शातिर अपना दिखाया गया हो, लेकिन सारे सबूत पत्नी ने अपने साथ ही जोड़ रखे थे। कई कई घंटे की जो बातचीत होती थी उसमें ज्यादा देर पुलिस को ज्यादा उलझने नहीं हुई। पुलिस को वक्त इतना जरूर लगा था क्योंकि वो जिस घर में हत्या हुई थी उसी घर में वो एकदम से हाथ नहीं डालना चाहते थे बिना किसी सबूत के। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का महज 72 घंटे बाद ही 20 सितंबर 2025 को इसका घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था।